नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका परीक्षा आइडिया के मंच पे। मैं हूं रविकांत चतुर्वेदी और आप मुझे देख रहे हैं मॉडर्न इंडिया के साथ। विगत क्लास में हम लोगों ने कंपनी के संवैधानिक विकास की बात की थी। कंपनी के संवैधानिक विकास के अंतर्गत हम लोगों ने समझा था कि कंपनी का जो संवैधानिक विकास है वो दो तरीके से हो रहा है। एक, अगर समस्त एक्ट को शामिल कर यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू कर बात अगर भारत शासन अधिनियम 1935 तक की करें तो हम पाते हैं कि इसमें 1858 का अधिनियम एक वह बिंदु है जहां से हम पाते हैं कि 1773 से लेके 1858 तक के अधिनियम में ईआईसी की भागीदारी रहती है। और 1858 के बाद से लेकर 1935 तक के अधिनियम में हम पाते हैं कि ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश संसदीय जो कानून बन रहे हैं उसी से एक्ट प्रभावित है, या ब्रिटिश संसद का प्रभाव जो 1858 से 1935 तक के अधिनियम पे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 1935 का 1947 तक के बाद स्वतंत्रता अधिनियम तक दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यानी जब तक भारत आजाद नहीं हो गया। हम लोगों ने पिछली जो बात की थी वो 1793 के चार्टर एक्ट की बात की थी। 1793 के चार्टर एक्ट को जब हम समझे थे तो हमने आपसे कहा था कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए क्या किया गया था, बढ़ा दिया गया था। यानी कंपनी के अधिकार पुनः, यानी कि उसके लाइसेंस को रिन्यू करना कितने वर्षों के लिए, 20 वर्षों के लिए पुनः रिन्यू कर दिया गया। यानी कि कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और परिषद के निर्णयों को रद्द करने की क्या की गई, परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार कार्नवालिस को दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल को दे दिया गया। और कहां का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। और उसी के अधीन मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को भी रखा गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपके और हमारे सम्मुख है ये एक नया एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। क्या है, 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उसको हम देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा देखिए इस अधिनियम की कई विशेषताएं हैं। ठीक, और ये अधिनियम बहुत सारे जो भारतीय मामले जो अभी छिपे हुए हैं उनको उभारने का प्रयास करेगा। कैसे करेगा देखते हैं। देखिए, इसमें कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। यानी कि कंपनी के लाइसेंस को पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के लाइसेंस को पुनः 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। पहली चीज, अधिनियम जब आएंगे, मैक्सिमम अधिनियम जो आते हैं कंपनी के लाइसेंस को 20-20 वर्षों तक क्या करते हैं, रिन्यू करते चले जाते हैं। ठीक, लेकिन ये तो वो विशेषता है जो पिछले जो एक्ट हैं उनमें भी मौजूद थे। जैसे हमने कहा था कि 1793 का जो चार्टर एक्ट आया उसके तहत भी 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, तो वो तो सेम विशेषता लेके आ गया, वही बात, पुरानी बात। ठीक, नया क्या है इसमें, कहते हैं कि नया इसमें यह था कि कंपनी का भारतीय व्यापार पर जो एकाधिकार था, जो मोनोपोली थी, वो समाप्त हो गई। क्या हो गई, तो कहेंगे कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया। एकाधिकार समाप्त हो गया। ठीक, और एकाधिकार ही समाप्त नहीं हुआ, पूरी तरीके से नहीं हुआ। चीन और चाय के साथ अभी भी एकाधिकार कायम रहा। एकाधिकार क्या रहा, बना रहा। ठीक है, ये बात।
अब इससे अगली बात क्या होती है भाई, तो हम कहते हैं कि व्यापारिक लेन देन तथा राजस्व खाते अब क्या हो गए, अलग अलग रखे गए, भिन्न भिन्न रखे गए। यानी कि इस अधिनियम में पहली बार व्यापारिक लेन देन और राजस्व जो खाते हैं अब उनको अलग अलग रखा गया, भिन्न भिन्न रखा गया, ठीक, उनको अलग अलग किया गया। तो इसी में हम इंक्लूड करेंगे कि राजस्व खाते और व्यापारिक लेन देन। ठीक है, इसके साथ साथ पहली बार यह देखने को मिलता है कि कंपनी ने भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपया खर्चा किया। देखिए, यह वह दौर था जब कंपनी भारत पर पूरी तरीके से अपने व्यापार को जमा चुकी थी और कंपनी चाहती थी कि उसे सस्ते दामों पर या सस्ती कीमत अदा करके बेहतर क्लर्कों की भर्ती कराई जा सके। इसके लिए उन्होंने भारतीयों में कुछ ऐसे भारतीयों का चुनाव करना उचित समझा जो वेशभूषा से तो भारतीय हो लेकिन बुद्धि से, शिक्षा से और पूरी तरीके से यूरोपीय या ईसाई हो। ठीक, इस क्रम में हम पाते हैं कि अंग्रेजों ने, चूंकि उनको इंग्लैंड से क्लर्क लेकर भारत में आना काफी महंगा पड़ रहा था, तो उन्होंने सोचा कि भारत में तो हमारा काम है ही है, तो क्यों नहीं भारत में ही क्लर्क पैदा किए जाए। तो उन्होंने भारत में क्लर्क पैदा करने के लिए, अपने लोअर ब्यूरोक्रेसी को ठीक से चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि क्लर्कों की भर्ती के लिए पहली बार पा रहे हैं कि कंपनी ने भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपया क्या किया, खर्च किया। ₹1 लाख खर्च किया। ठीक, और बात अभी यही नहीं रुकी। मैंने कहा कि वेशभूषा से भले ही भारतीय हो लेकिन बुद्धि, शिक्षा से उसमें अंग्रेजियत आ जाए, यूरोपीय जो बुद्धि है उसका समावेश हो जाए। साथ ही हमने यह भी कहा कि वो यह भी चाहते हैं कि वो बुद्धि से ईसाई भी हो। हम पाएंगे पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में कि भारत में ईसाई मशीनरियों का आगमन इसी एक्ट के द्वारा होता है। यानी कि कह सकते हैं कि ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश पर छूट दी गई। क्या की गई? ईसाई मशीनरियों को भारत में प्रवेश पर क्या की गई? छूट दी गई। और भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले जो अंग्रेजों को यह अनिवार्य कर दिया गया कि अगर भारत में आकर आप बस रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं तो इसके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो लिख लेंगे यहां पे, अंग्रेजों को क्या करना है भाई? तो कहें लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। क्या? लाइसेंस लेना अनिवार्य। ठीक, ये अंग्रेजों के लिए बात थी कि अंग्रेज अब क्या करेंगे,
इस तरीके के विधि विधान का पालन करेंगे, ठीक है। और कहा कि भारत में अगर आकर बसना है या व्यापार करना है तो अंग्रेज को क्या करना होगा, लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि इस एक्ट में और कुछ प्रावधान है, तो पता लगेगा कि नहीं, ये वो प्रावधान है जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और ये प्रोएबल क्वेश्चन के रूप में हो सकते हैं। जैसे प्रश्न, कंपनी को लाइसेंस दिया गया कितने वर्षों के लिए, पुनः 20 वर्षों के लिए, हर 20-20 वर्षों पर रिन्यू किया जाता था, ठीक। फिर कंपनी का भारतीय व्यापार पर क्या होता है, एकाधिकार समाप्त होता है, लेकिन चाय और चीन के साथ पर जो व्यापार था उस पर कंपनी का व्यापारिक मोनोपोली बनी रहती है, यानी व्यापारिक अधिकार यहां पर कायम रहता है। साथ ही हम पा रहे हैं कि राजस्व खाता और व्यापारिक लेन देन इनको भिन्न भिन्न रखा गया, इनको अलग किया गया। दूसरी चीज, कंपनी ने भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया, कितना, 1 लाख रुपया खर्च किया, ठीक। दूसरी चीज, ईसाई मशीनरियों का भारत में प्रवेश या आगमन के लिए छूट प्रदान की गई और भारत में कहा गया कि जो अंग्रेज आकर बसना चाहते या व्यापार करना चाहते हैं तो उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है, ठीक। ये था इसमें प्रावधान और यहीं से सवाल उठाए जाते हैं, ठीक, कि लाइसेंस, भारत में व्यापार करने या बसने का लाइसेंस का प्रावधान कौन अधिनियम करता है या कौन चार्टर एक्ट करता है, या चाय और चीन पर व्यापारिक एकाधिकार बना रहा और भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, कौन सा चार्टर एक्ट है। फिर राजस्व खाता और व्यापारिक लेन देन को भिन्न भिन्न रखा गया, अलग अलग किया गया, किसमें, तो इसी चार्टर एक्ट में है। सवाल की प्रकृति कुछ भी हो, जवाब आपके पास है, ठीक है। आगे, इससे आगे चलते हैं और 1833 के चार्टर एक्ट को देखते हैं कि उसकी विशेषताएं क्या है। इसको हटाते हैं। 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। जरा समझते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट की वह कौन सी खूबियां हैं या वह कौन सी विशेषताएं हैं जो पूर्व के जो एक्ट थे उनमें नहीं थी। देखिए, 1833 के अधिनियम में दो व्यक्तियों का प्रभाव बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। कौन कौन, तो एक व्यक्ति है मैकाले और दूसरा व्यक्ति का नाम है जेम्स मिल, ठीक। पहली चीज समझना होगा कि इस एक्ट पर दो यूरोपियों का प्रभाव, अब भाई दो यूरोपियों का प्रभाव मैंने कहा, तो दो यूरोपी कौन है, पहला जो व्यक्ति है उसको कहते हैं जेम्स मिल, क्या कहते हैं, जेम्स मिल। और जो दूसरा व्यक्ति था वो था मैकाले, कौन था, मैकाले। यहां पर एक चीज आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 1813 में आया चार्टर एक्ट, उसके बाद 1833 में आया, तो यह भी चार्टर एक्ट कंपनी के व्यापारिक लाइसेंस को पुनः 20 वर्षों के लिए रिन्यू करेगा, यानी कि कह सकते हैं कि कंपनी का अधिकार पुनः 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बढ़ा दिया गया, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को पुनः 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और इसमें एक नया बदलाव आया, जैसे 1813 के चार्टर एक्ट में एक विधान था कि भारतीय व्यापार से कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी गई। चाय और चीन के साथ 1813 में व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। अब इस एक्ट में, 33 के एक्ट में, चाय और चीन के साथ भी जो व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का था उसे समाप्त कर दिया गया, यानी कि दूसरा प्रावधान,
कर दिया गया, ठीक है। अब इसमें और क्या चीजें आती हैं भाई, यानी कि चाय और चीन से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो अब चाय और चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था, इंग्लैंड की और कंपनियों ने ईआईसी को वहां पुनः क्या किया होगा, प्रतिस्पर्धा दिया होगा, क्योंकि अन्य के लिए भी दरवाजे क्या किए गए होंगे, खोल दिए गए होंगे। अब इसमें तीसरा प्रावधान, कि तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है, तो भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, तो इसमें हुआ क्या, तो कहते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। पहले क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया था, हम जानते हैं कि शुरुआत में हम देख रहे थे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि वो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के हालातों पर भी विचार करें। वहां युद्ध होगा, संधि होंगे, समझौते होंगे, नियुक्तियां होंगी। ये विशेषाधिकार बंगाल के गवर्नर को था कि वह क्या करे, उसमें अपनी वो आज्ञा जारी करे या अपने मत को प्रकट करे। अब सीधा इस अधिनियम में जब भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, तो उसमें एक विधान आ गया कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल होगा, और पहला गवर्नर जनरल यानी कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बनने का श्रेय प्राप्त हुआ, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्योंकि ये दौर कब का है? 1833 का है, ध्यान रखने वाली बात है। तो भारत के प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया तथा बंगाल के गवर्नर जनरल मान लिया गया या बना दिया गया, ठीक है। अब इससे बदलाव क्या होगा? बदलाव ये होगा कि चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो मद्रास हो, चाहे वो मुंबई हो, हर एक जगह का जो प्रशासन था, जो व्यवस्था थी, तो कह सकते हैं कि ये सारे के सारे गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। इस बात से तो यही पुष्टि होती है, ठीक। अब चौथी बात और महत्वपूर्ण बात कि इसमें अन्यत्र चीजें क्या है, तो देखेंगे कि प्रशासन का केंद्रीकरण हो रहा है, बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर जनरल मान लिया गया या बन गया। मान क्या लिया गया? लिखिएगा बन गया, सीधा, माना नहीं गया, बन गया, ठीक। अब चौथी बात यह थी कि कानून बनाने की शक्ति का भी क्या किया जाएगा? केंद्रीकरण किया जाएगा, यानी कि कानून बनाने की शक्ति का भी केंद्रीकरण। केंद्रीकरण किया गया। अब कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया, तो इसमें भी कुछ प्रावधान लाए गए। क्या प्रावधान थे, जरा उनको समझ लेते हैं भाई कि किस तरीके प्रावधान है। अब यहां से यह होगा कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो भारत क्षेत्र के लिए क्या करे? कानून बना सके। तो यहां से कहेंगे गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद
कानून बना सके। ठीक है, यानी कि कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण, भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण, अगर हम देखें यहाँ तो ढेर सारी बातें निकल कर आ रही हैं, यानी कि प्रशासन का केंद्रीकरण करना, दूसरा कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण करना, ये दो विशिष्ट बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये पहले के प्रावधानों में दिखाई नहीं पड़ती हैं। और हम जानते हैं कि कानून बनाने की जो शक्ति का प्रावधान था, जिसके तहत कहा गया कि अब गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी भारत के लिए कानून बना सकती है, या बनाने का अधिकार जो दिया गया, इसके मार्फत यह भी था कि मद्रास और बंबई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति क्या की जाएगी, समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि मद्रास और बंबई की जो परिषदें कानून बनाती थी पहले, अब उनको कानून नहीं बनाना है। अब जो गवर्नर जनरल के यहां से जो कानून बन के आएगा, वही मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में भी क्या किया जाएगा, लागू किया जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना होगा। ठीक, अब इसके आगे यानी 4 के बाद पांचवी बात में इस अधिनियम द्वारा यह विधान बनाने के लिए कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति की जाएगी, और वह सदस्य कौन होगा, वह कानूनी सदस्य होगा। ठीक, कौन, कानूनी सदस्य, यानी कि कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में क्या किया, उन्होंने मान्यता दिया, क्योंकि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी में 3 लोग थे। अब गवर्नर जनरल और एक चौथा सदस्य के रूप में कानूनी सदस्य जुड़ गया, और आपको जानकर ताजुब होगा कि जो कानूनी सदस्य जुड़ा, वो पहला सदस्य जो सम्मिलित किया गया, उस सदस्य का नाम था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था, लॉर्ड मैकाले। तो ध्यान रखना होगा कि कानूनी सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। उसे कहते हैं कि केवल परिषद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन इस चौथे सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं था। ठीक, तो यहां ध्यान रखेंगे, लिखेंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में चौथे सदस्य को नियुक्ति। चौथा सदस्य, और ये सदस्य कौन है, चौथा सदस्य कहते हैं कानूनी सदस्य है। ये कानूनी मामलों पे अपना विचार व्यक्त करता हुआ दिखाई देगा, यानी कि कानूनी सदस्य चौथे सदस्य के रूप में कानूनी मामलों का जानकार है। लेकिन इसके साथ, इस कानूनी यानी कि चौथे सदस्य के साथ एक ऑप्शन जोड़ा गया, क्या, कि यह बैठक में भाग तो लेगा, लेकिन किसी भी मुद्दे पे, कोई भी मुद्दा उठा तो उस पे इसको मत देने का अधिकार नहीं होगा, यानी कि यह मत नहीं देगा, इस तरीके की बात। ठीक, यानी कि भाग तो ले सकता है लेकिन मत नहीं दे सकता है। ठीक, यानी कि नामात्र का सदस्य लेकिन कानूनी मामलों का सलाहकार या जानकार। ठीक, अब इसमें एक छठवीं बात है, क्योंकि 1833 का जो अधिनियम है मित्रों, ये काफी बड़ा अधिनियम है। ठीक है, और इससे सवाल भी खूब बनते हैं। 1813, 33, 53 और उधर 1909, 1935, ये 6 अधिनियम जिनको क्लियर हैं, उनको अधिनियम में समस्या विशेष नहीं आती है, क्योंकि सवाल यहीं से ज्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, और उन सवालों का जवाब भी है आपके पास। अब क्या, अब जिस तरीके से हम आपको दे रहे हैं, इसमें सीधा कि प्रोएबल क्वेश्चन क्या हो सकता है, उसकी प्रकृति किस तरीके की होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने की हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एक चीजों पे और विचार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि पांचवी बात के बाद यानी कानूनी सदस्य के बाद एक छठवीं बात है कि भारतीय कानून को संचित और संहिताबद्ध करने तथा सुधारने की भावना से एक विधि आयोग की नियुक्ति की गई। तो इस आयोग के द्वारा या इस अधिनियम द्वारा एक विधि आयोग की स्थापना। ठीक है, ये इसी अधिनियम की विशेषता है, यानी कि एक विधि आयोग को नियुक्त किया गया। क्यों, ताकि कानून को संहिताबद्ध किया जा सके, कानून संहिताबद्ध करने के लिए। आपको ध्यान होगा कि वही कानून की संहिताबद्धता है या संहिताबद्ध करने का प्रयास है, जिसमें मुस्लिमों के लिए कहते हैं कुरान, हदीस, इजमा और कयास का सहारा लिया गया, यानी मुस्लिम जनता को कानून बनाने के लिए सरिया
की बात की गई, मतलब उसकी तरफ जाने के लिए कि मुसलमान का जो उत्तराधिकार अधिनियम है उसको कैसे उठाया जाए ताकि उनकी भावनाएं आहत न हो। उसी तरीके से हिंदुओं के लिए भी कुछ विशिष्ट कानूनी प्रावधान लागू किए गए और हम पाते हैं कि जो पुरानी हिंदू विधि ग्रंथ है जिसे मनुस्मृति कहा जाता है उसका क्या किया गया, अनुवाद किया गया। और वो अनुवाद किस नाम से, ए कोड ऑफ जेंटुलास के नाम से। और हम पाते हैं कि वो बाद में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का आधार बनता हुआ दिखाई पड़ता है। यानी कि एक विधि आयोग की स्थापना जो कानून को संहिताबद्ध करे और उसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई सभी के लिए क्या किया गया, कानून बनाया गया। ठीक, यानी कि भारतीय परिवेश में रहने वाले सभी जाति धर्मों का ख्याल किया गया और उसमें हम पाते हैं कि उनके कानून जिस तरीके से चल रहे थे, खासकर उत्तराधिकार के जो अधिनियम थे उनको उकेरने का प्रयास किया गया। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ एक चीजें और दिखाई पड़ेंगी। जैसे इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण धारा है उस धारा का नाम है धारा 87। ठीक, अब धारा 87 इसके द्वारा क्या किया गया, मैंने कहा महत्वपूर्ण धारा है किसकी, इस अधिनियम की। और कौन सी धारा 87, जिसके द्वारा हम कहते हैं कि जाति, धर्म, वर्ण इन सब के आधार पर सरकारी चयन में जो भेदभाव था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, एक बड़ी अच्छी बात इस अधिनियम की रही। ठीक, क्या कि इस अधिनियम में इन्होंने धारा 87 के तहत जाति, वर्ण या धर्म के आधार पे जो हम पा रहे हैं कि सरकारी जो चयन में जो भेदभाव किया जाता था कि भाई ये ब्राह्मण जाति के क्षत्रिय है, ये हिंदू है, मुसलमान है, तो जाति और वर्ण व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था के तहत जो भेदभाव था उस भेदभाव को समाप्त किया गया। और हम पाते हैं कि इस अधिनियम की धारा 87 के तहत ये किया गया। इसको हटाते हैं तभी कुछ नया चीज हम लोग लिख पाएंगे। कारण ये है कि ये पूरा फुल है, ले यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। इस अधिनियम के धारा 87 के तहत सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त किया गया। क्या किया गया, इस अधिनियम के धारा 87 के तहत क्या किया गया भाई, तो 87 के तहत हम पा रहे हैं कि सरकारी चयन में भेदभाव, और भेदभाव किस आधार पे, तो भेदभाव था जाति, धर्म, वर्ण, इसके आधार पे था। जाति, धर्म और वर्ण के आधार पे था और उस भेदभाव को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस चीज को समझिएगा। ठीक, अब इससे हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि 1833 के एक्ट के अधीन भारत सरकार को दासों की अवस्था सुधारने और अंततः दासता को भी समाप्त करने की आज्ञा दे दी गई। यानी कि दासों की स्थिति सुधारने और दासता को समाप्त करने। ठीक, मुझे लगता है कि अब पूरी तरीके से भर चुका है। दासों की स्थिति सुधारने, दासों की स्थिति को क्या करना है, सुधारने तथा दासता समाप्त करने की बात की गई। यानी कि अगर हम देखें एक सरसरी निगाह से तो यह अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि इस अधिनियम पर दो व्यक्तियों का प्रभाव है। पहले तो यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि दो व्यक्तियों का प्रभाव कैसे, जैसे जेम्स मिल, जेम्स मिल एक सुधारवादी विचारक हैं, ध्यान रखिएगा, ये सुधारवादी विचारक हैं। मैकाले, ठीक, जेम्स मिल और मैकाले दोनों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये जेम्स मिल वही हैं जिन्होंने कभी भारत यात्रा नहीं की थी, लेकिन भारतीय इतिहास को इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और ये वही जेम्स मिल हैं जिन्होंने लिखा द ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इन्हीं की लिखी हुई कृति है। साथ ही इनके एक मूल सहयोगी हैं मैकाले। तो इन दोनों का प्रभाव, कभी भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि 1833 का जो चार्टर एक्ट है
उसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है या किस तरीके का प्रभाव दिखाई देता है? तो ये सुधारवादी प्रभाव है और इसमें सुधारवादी लक्षण मौजूद भी हैं। आप जैसे जैसे देख सकते हैं कि दासता की स्थिति को सुधारना, ठीक। दूसरा, कानून संहिताबद्ध करना, भारत में शासन प्रशासन की बात, और कानून को क्या करना, इसके लिए संहिताबद्ध करना। दूसरी, सरकारी नौकरी के चयन में भेदभाव जो जाति धर्म और वर्ण के आधार पर था, इस भेदभाव को भी क्या करना, समाप्त करना। ये कैसी व्यवस्था है? ये सुधारवादी व्यवस्था है। तो यहां पर जेम्स मिल और मैकाले का स्पष्ट प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। आइए यहां देखते हैं कि व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। चाय और चीन के साथ जो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार था उनको भी समाप्त किया गया। प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को यह जिम्मेवारी दी गई कि अब वह भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। यानी कि अब बंगाल का गवर्नर जनरल ही भारत का गवर्नर जनरल हो गया। और ऐसा होने वाला जो पहला व्यक्ति था, तो मैंने कहा था कि उसका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लिख लीजिएगा कि यह पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। अब दूसरी चीज, कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया तथा गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी परिषद को यह अधिकार दिया गया कि भारतीय क्षेत्र के लिए वो क्या करे, कानून बना सके। फिर हमने कहा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक चौथा सदस्य यानी कि विधि सदस्य की क्या की गई, बहाली की गई। यानी कि चौथे सदस्य के रूप में कौन था, विधि सदस्य या कानूनी सदस्य, विधि सदस्य या कानूनी सदस्य। और इसको कहा गया कि ये क्या करेगा, ये किसी भी सभा में भाग तो ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत सरकारी चयन में भेदभाव को समाप्त करके जाति धर्म वर्ण के आधार पर जो व्यवस्थाएं थी, जो चयन का आधार था, उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, ठीक। अब इससे आगे की बात, यानी कि अब 1833 के अधिनियम से थोड़ा आगे चलते हैं और पता करते हैं कि 1853 के जो अधिनियम है उनमें कौन कौन सी बातें हैं जो एग्जाम के लिहाज से उपयोगी हैं या एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जरा उनको देखने का प्रयास करते हैं, इन्हें हटा लेते हैं, जो लोग लिखे नहीं होंगे उसे लिख लेंगे फटाफट। चलिए, 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट की जब हम बात करते हैं तो कुछ चीजों को हमें समझना होगा। क्या, कंपनी को भारतीय प्रदेश और राजस्व क्राउन की ओर से न्यास के रूप में रखना था। बड़ी लंबी चौड़ी बात है कि कंपनी को भारतीय प्रदेश और राजस्व इनको क्राउन की ओर से क्या करना है, न्यास के रूप में रखना है। अब ये न्यास के रूप में रखना क्या होता है? दूसरी चीज, इस प्रकार क्राउन जब चाहे कंपनी से प्रशासन अपने हाथ में ले सकता था, ठीक। क्या कर सकता था, कंपनी से प्रशासन लेकर अपने हाथ में रख सकता था। 1853 का जो एक्ट है वो पूर्वगामी है 1858 के एक्ट का, ठीक। इस चीज को हमें समझना होगा, ठीक। इस अधिनियम में पहली बार यह व्यवस्था की गई, क्या व्यवस्था की गई, तो कहते हैं इस अधिनियम में पहली बार यह व्यवस्था दी गई कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन कौन निश्चित करेगा, सरकार निश्चित करेगी। यानी कि इस अधिनियम में यह प्रथम बार व्यवस्था दी गई। कौन, नियंत्रण बोर्ड। कौन बोर्ड है ही, तो कहते हैं कि नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारी
वेतन कौन निश्चित करेगा? सरकार निश्चित करेगी। यानी पदाधिकारियों का वेतन कौन निश्चित करेगा? सरकार निश्चित करेगी। दूसरी चीज, परंतु धन कौन देगा? कंपनी देगी। कंपनी को देना था। किसको देना था धन? कंपनी को देना था। ठीक है। दूसरी चीज, अब डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। क्या की गई? 18 कर दी गई। यानी डायरेक्टर की संख्या जो पहले 24 थी, अब उसको क्या किया गया? 18 कर दी गई। और उसमें 6 जो थे वो कौन से सदस्य थे? वो 6 जो थे, इनमें 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। क्या किए जाते थे? क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे, या मनोनीत किए जाने थे। ध्यान रखिएगा, किए जाते थे या जाने थे। ठीक है। अब डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई और इनमें से 6 क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाने थे या किए जाते थे। ठीक, इस चीज का नियुक्तियां अब एक प्रतियोगी परीक्षा द्वारा की जानी थी। नियुक्तियों का आधार क्या किया गया? यानी कि यहां लिख लेंगे कि नियुक्तियों का आधार प्रतियोगी परीक्षा को बना दिया गया। ठीक है। और इसमें यह भी प्रावधान था कि अगर प्रतियोगी परीक्षा होगी तो उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रतियोगी परीक्षा को बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के क्या करना था? आयोजित करना था। ठीक। 1854 ईस्वी में इस योजना को लागू करने के लिए मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति का भी नियुक्ति किया गया। क्या किया गया? समिति का चयन किया गया। दूसरी चीज, अब इसके आगे की बात, जो 1833 में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में जो 3 से 4 सदस्य हुए थे, जो चौथा सदस्य था जो विधि सदस्य था, अब विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया। तो लिख लेंगे विधि सदस्य को बना दिया गया।
क्या किया गया, बना दिया गया। लेकिन जब यह परिषद कानून बनाने के लिए बैठती है तो 6 अतिरिक्त सदस्यों का चयन करती है। कौन? जो विधि सदस्य था। कहते हैं कि यह परिषद कानून बनाने जब बैठी तो इस परिषद ने इसमें 6 अतिरिक्त सदस्यों का भी क्या किया गया, चयन किया गया। किस लिए? कानून को बनाने के लिए, संहिताबद्ध करने के लिए। यानी कि अतिरिक्त सदस्यों की व्यवस्था इसमें की गई और गवर्नर जनरल को इसके अतिरिक्त 2 अन्य असैनिक पदाधिकारी, कौन? असैनिक पदाधिकारी क्या किए जाते हैं, उनको नियुक्त करने का जो अधिकार था वह भी गवर्नर जनरल को दिया गया। यानी कि यहां पर यह लिख लेंगे कि कानून बनाने के लिए जब बैठती है तो 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति कानून बनाने हेतु 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति 6 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। क्या? कानून बनाते समय। ठीक है। फिर इसके अलावा हमने कहा कि गवर्नर जनरल को इसके अतिरिक्त 2 अन्य असैनिक पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार था। क्या था? अधिकार था। यानी गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, 2 अन्य असैनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति कर सकता था। ठीक, इस चीज पर ध्यान देना होगा। इस तरह सर्वप्रथम एक विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई जिसमें अधिकतम 12 जो थे क्या थे, सदस्य शामिल थे। तो क्या लिखेंगे, इस तरह एक विधान परिषद का गठन। जिनकी संख्या कितनी थी, 12 थी। ठीक, इस तरीके से इस अधिनियम की यहां से समाप्ति हो जाती है। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है, तो हमने कहा कि इस अधिनियम में हम पा रहे हैं कि प्रथम बार यह व्यवस्था की गई कि नियंत्रण बोर्ड, क्या? नियंत्रण बोर्ड तथा उसके अन्य सदस्य और पदाधिकारियों का वेतन कौन निश्चित करेगा? सरकार निश्चित करेगी। लेकिन उस वेतन को देगा कौन? तो कहा कंपनी को धन देना है, परंतु धन किसको देना है? कंपनी को देना है। ठीक, बात समझने वाली है। अब डायरेक्टर की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18। और इनमें भी जो 6 थे वो किसके द्वारा मनोनीत किए गए? क्राउन के द्वारा। ठीक, फिर या क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाने थे। फिर नियुक्तियों का जो आधार था वो अब प्रतियोगी परीक्षा को बना दिया गया। ठीक है। और 1854 में इस तरीके का एक योजना लागू की गई और उसकी अध्यक्षता जो था, एक समिति गठित की गई इसको लागू करने के लिए, और उस समिति की अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा। ठीक, अब विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य बना दिया गया और कानून बनाने हेतु 6 अन्य सदस्यों की क्या की गई? नियुक्ति की गई। ठीक, और दूसरी चीज, गवर्नर जनरल को 2 अन्य असैनिक पदाधिकारी नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। इस तरह विधान परिषद का गठन जिसकी संख्या 12 दिखाई पड़ती है, क्या होता है? इस तरह सर्वप्रथम हम पा रहे हैं कि एक विधान परिषद के गठन की व्यवस्था की गई जिसकी सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 12 थी। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं और इससे भी एक महत्वपूर्ण क्या है, एक्ट है 1858 का भारत सरकार अधिनियम। किसका? 1858 का। अब
1858 के भारत सरकार अधिनियम को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से नए प्रावधान हैं। ठीक है, जरा उनको समझने का प्रयास करते हैं कि 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या है। ठीक, इसमें कोई डाउट हो तो हम उससे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि अधिनियम जो है बहुत ही टफ पार्ट है हिस्ट्री का, तो बहुत आराम आराम से मैंने फिर भी इन्हें तोड़ तोड़ कर वन लाइनर में समझाने का प्रयास किया है, ताकि और कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे जोड़ दिया गया है कि इसके पीछे का कारण क्या था। ठीक है, वहां पे ये दोनों बातों को फुलफिल किया, यानी फैक्ट भी जाए कॉन्सेप्ट भी जाए। यहाँ पे आपकी आवश्यकता मुझे लगता है फुलफिल हो रही होगी, नहीं हो रही होगी तो आप एक बारेगी मुझसे बात कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं सीधे 1858 के अधिनियम पे। 57 के विप्लव के बाद अंग्रेजों की मजबूरी बन गई कि भारत में कुछ ऐसा लाया जाए जिससे भारत में क्रांति विप्लव जैसी घटना न हो और अंग्रेजी शासन बिना व्यवधान के चलता रहे। क्योंकि 1857 के विद्रोह में हम पाते हैं कि एक बड़ा विप्लव था जिससे अंग्रेजी सरकार को काफी क्षति हुई थी। ठीक, भले ही वो विद्रोह अपने प्रयास में सफल नहीं था, लेकिन उस विद्रोह के प्रभाव 1858 का जो भारत सरकार अधिनियम है, या जो भारत सरकार का जो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो अधिनियम बनाया गया जिसे हम भारत सरकार अधिनियम 1858 कहते हैं, उस अधिनियम पर 1857 के विप्लव के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभावों को महसूस कर सकते हैं उसके विधान के द्वारा। क्या बातें हैं जरा देखते हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम। अब 1858 के भारत सरकार अधिनियम में इस अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। जरा पहले हम उनको समझेंगे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं जिसके कारण यह परीक्षा में बार बार यह अधिनियम पूछ लिया जाता है। ठीक है, इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित थी, जिसके अंतर्गत जो पहली विशेषता है वह यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। और क्योंकि 1857 का विप्लव हुआ तो मैंने कहा कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रभाव इस अधिनियम पे दिखाई देंगे। अब ईआईसी मैंने कहा था कि 1773 से लेके 1858 तक के अधिनियम तक हम पाते हैं कि ईआईसी का प्रभाव दिखाई देगा अधिनियम पर। ठीक, लेकिन 1858 के बाद जो अधिनियम आएंगे तो हम पाते हैं कि क्या प्रभाव दिखाई देता है, ब्रिटिश क्राउन का, संसदीय क्षेत्र का, ब्रिटिश संसदीय क्षेत्र का प्रभाव है। इस क्रम में हम देख रहे हैं कि इस अधिनियम का पहला ही प्रावधान है कि ईआईसी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके हम पा रहे हैं कि ब्रिटिश क्राउन को यह सौंप दिया गया। यानी पहली बात कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। समाप्त कर दिया गया। क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, दूसरी चीज, समाप्त करके अब वहां नई व्यवस्था क्या की गई, तो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। सौंप दिया गया। ठीक है, इसके साथ एक बहुत बड़ी चीज हुई थी। क्या थी? पहले बंगाल का गवर्नर था, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हुआ, और भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहलाएगा। बात समझ गए? यानी कि इस अधिनियम के द्वारा अब भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा।
भैया इस वक्त नई बात क्या है कि अब ये जो भारत का गवर्नर जनरल था इसको वायसराय कहा जाने लगा, और इस तरीके का जो पद पाने वाला पहला व्यक्ति था, यानी भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय, वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये वही कैनिंग है भैया जिसके समय में 1857 का विप्लव हुआ था। कहा था कि अगर कुछ भारतीय राजाओं ने इस भारी तूफान या जो आंधी चली थी 1857 का विद्रोह जो हुआ था, अगर इसमें तरंग रोधक का कार्य कुछ भारतीय मित्रों ने हमारे नहीं किया होता तो हम अपना बुरिया बिस्तर गोल कर चुके होते भारत से, यानी भारत से जा चुके होते। लेकिन क्या करिएगा, कुछ गद्दार हर काल देश परिस्थिति में मौजूद रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, और उसी साथ का परिणाम था कि 57 की विप्लव का विशेष असर उन पर नहीं हुआ। वो गड़बड़ाए, लेकिन उन्होंने पुनः अपनी स्थिति को संभाल लिया। उस समय वायसराय यही लॉर्ड कैनिंग था, और यही है जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कहलाता है, और प्रथम वायसराय बनने का श्रेय लॉर्ड कैनिंग को जाता है। ठीक है, अब इसमें अगला प्रावधान क्या है? इसमें अगला प्रावधान यह था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समस्त अधिकार जो थे वो अब समाप्त कर दिए गए, और उन दोनों ही अधिकारों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी बीओडी और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, दोनों के अधिकारों को खींच लिया गया, मतलब छीन लिया गया, और उन दोनों के अधिकारों को एक व्यक्ति को दिया गया जिसे भारत सचिव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत सचिव। वो भारतीय मामलों पर विचार विमर्श करता था। ठीक, तो हम कहेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के समस्त अधिकार भारत सचिव को सौंप दिए गए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के समस्त अधिकार समाप्त कर इनके सभी अधिकारों को भारत सचिव को दे दिया गया। किसको? भारत सचिव को दे दिया गया। ठीक है, चौथी बात, ये बात रही भाई, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के समस्त अधिकार समाप्त करके इनके सभी अधिकारों को भारत सचिव को दे दिया गया। ये भारत सचिव कौन है? इसकी भी थोड़ी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए ना, कि भारत सचिव है कौन जो आया और समस्त अधिकारों को क्या कर रहा है, एक के बाद वो एक लेता जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो भारत सचिव होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य होता था। ठीक, तो लिख लेंगे यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य। अब मंत्रिमंडल का सदस्य था तभी तो बीओडी और बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों के अधिकारों को छीन लिया गया, छीनकर भारत सचिव को दे दिया गया कि अब तुम इस अधिकार के लायक नहीं हो, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन ही क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। और ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े हुए कौन थे? बीओडी और बीओसी। अब जब समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया तो ब्रिटिश क्राउन भारत सचिव नियुक्त करती है, क्योंकि उसके मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति है, एक सदस्य है। कौन? भारत सचिव। इसलिए इन दोनों के अधिकारों को छीन के उसे दे दिया गया। ठीक, समाप्ति तो हर तरीके से समाप्ति। दूसरी चीज कहते हैं कि जो भारत सचिव था ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, लेकिन इसके साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई थी। क्या? ये अकेला नहीं था, जो भारत सचिव था ये अकेला नहीं था, बल्कि इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य
यानी कि एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। कितने सदस्यीय? 15 सदस्यीय। भारत परिषद का गठन भारत सचिव को दे दिया गया। अगर ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य था, ठीक, और 15 सदस्यीय एक भारत परिषद का गठन किया गया। किसके लिए? भारत सचिव को सहायता देने के लिए, ठीक। अब इसमें हम पाएंगे कि इनमें से जो 7 सदस्य थे, किसके? 15 सदस्य जो भारत परिषद में थे, और भारत परिषद का काम क्या है? भारत सचिव की सहायता करना। इसमें 15 सदस्य हैं। 15 सदस्य में से हम पा रहे हैं कि जो 7 सदस्यों की नियुक्ति हुई थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से हुई थी। किससे? यहां कर लेते हैं, किससे किससे नियुक्ति हो रही है, जरा सा देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि 7 सदस्यों की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से और 8 की नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा, यानी 7 की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, सीओडी, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से होती थी, ठीक है। दूसरी चीज, इनमें जो बचे हुए सदस्य हैं, यानी 8 सदस्य और बच गए, तो ये 8 सदस्यों की नियुक्ति किससे होगी? तो कहेंगे 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा। ठीक, बात समझे? देखिए, सामान्य बात है। हमने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त, उसकी जगह पे ब्रिटिश क्राउन का शासन सौंप दिया गया, ठीक। भारत का गवर्नर जनरल अब वायसराय कहा जाने लगा। पहला व्यक्ति ऐसा जो श्रेय पाया, लॉर्ड कैनिंग। फिर हमने कहा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी बीओडी और बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इन दोनों को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया, और उनके जगह पे भारत सचिव को यह अधिकार दे दिया गया। फिर मैंने आइडेंटिफाई किया कि भारत सचिव है कौन, तो मैंने कहा कि यह ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य है, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक भारत परिषद है, जिसमें कहते हैं कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर, यानी कि कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर से हम पा रहे हैं कि इसके अंतर्गत, या कह लीजिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, क्षमा करिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से 7 सदस्य हैं, और ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त 8 सदस्य हैं। ये वही 15 सदस्य हैं, ठीक। इसमें कुछ विशेष नहीं सोचना है, ठीक है। आगे इनका जो खर्च था, सीओडी वाले या ब्रिटिश सरकार वाले, यानी भारत परिषद के जो सदस्य थे, इनका खर्च कैसे चल रहा था भाई? तो कहते हैं कि इनका खर्च भारतीय राजस्व से वहन करना था। किससे? इनका खर्च भारतीय राजस्व से, राजस्व से वहन करना है, ठीक है। फिर भारतीय राजस्व से आकस्मिक कार्यों को छोड़कर भारत की सीमा के बाहर की गई फौजी कार्रवाई के लिए धन बिना परिषद के या बिना परिषद की आज्ञा के नहीं दिया जाएगा, इस तरीके का भी प्रावधान था। किसमें? 1858 के अधिनियम में क्या प्रावधान था? कि भारतीय राजस्व के या भारतीय राजस्व से आकस्मिक, कह लीजिए क्या, आकस्मिक यानी कि जो अचानक, यानी आकस्मिक कार्यों के को छोड़कर, या जो कोई आकस्मिक घटना न घटी हो उसको छोड़कर, हम पा रहे हैं कि भारतीय सीमा के बाहर की गई फौजी कार्रवाई के लिए धन बिना परिषद की आज्ञा के नहीं निकाला जा सकता है। यह भी इस अधिनियम में प्रावधान था, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब अधिनियम 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के दस्तावेजों पे चर्चा करेंगे इसके आगे, ठीक है। यहां से प्रश्न क्या बन सकता है, इसको भी देखेंगे, ठीक है। यानी कि यहां पे प्रश्न स्पष्ट है कि क्या किया गया है, बड़े बदलाव जो हैं इनको हम कर चुके हैं। प्रश्न की प्रकृति यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होगी कि भाई क्राउन को दिया गया, क्राउन के बाद कहां आ रहा है, किसके पास आ रहा है, तो हम पा रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर दोनों को समाप्त किया गया है, और फिर क्या किया गया है, उसको दे दिया गया है, यानी कि भारत सचिव को, ठीक। अब भारत सचिव से आगे की बात हम अब करेंगे, यानी कि अगले अधिनियम की बात करेंगे, ठीक है।